नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का जो है दूसरा अध्याय का जो है आज हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें। पूरी व्याख्या के साथ बाल विकास के सिद्धांत पर जो है हम चर्चा किए हुए हैं और पहला अध्याय का भी किए हुए हैं। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अब परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो है डीपली पूछा जाता है, तो आपको किताब पढ़ना ज़रूरी है। किताब में ऐसी तथ्य दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो है ये तीसरा पार्ट बाल विकास के सिद्धांत का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट से जुड़ा हुआ वीडियो, डीएलएड से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। आज हम पढ़ेंगे, या कल यहाँ तक पढ़े थे, आज इसी को फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं, कल यहीं तक हुआ था, आज इसको फिर से शुरुआत कर देते हैं और लास्ट कर देंगे। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व के बारे में जानना सभी शिक्षकों, अभिभावकों को जानना जरूरी है। बाल विकास के सिद्धांत को, बाल विकास के मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। इससे क्या होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमें मदद मिलती है। शारीरिक विकास किस उम्र में, किस स्तर में कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है, भाषाई विकास कैसा होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी रहने पर अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ों की जानकारी हो जाने पर, हमें सिद्धांतों की जानकारी होने पर या बाल मनोविज्ञान की जानकारी हो जाने पर, हम बच्चों को एक सही दिशा निर्देश, सही प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सके और उसके वृद्धि और विकास में मदद हो सके। तो यही शैक्षिक महत्व है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे यहाँ पर देख लीजिए, बाल विकास को सबसे पहला चीज़ है कि इसके जानकारी होने से हम जो है बच्चों की रुचि, क्षमता, इसके अनुसार जो है हम उसका अध्यापन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके स्वभाव के अनुसार, ठीक है, उसकी रुचि, क्षमता, इसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, उसको अध्यापन हम करवा सकते हैं। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि और विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। खेल पद्धति जो है बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है। बचपन में जो है खेल पद्धति के द्वारा ही बच्चों का क्या होता है, अध्यापन किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे मूर्त रूप से सीखते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, अब है बाल विकास के सिद्धांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। अभी बताए थे कि अगर इसकी जानकारी हमें रहेगी बाल मनोविज्ञान की या फिर बाल विकास के सिद्धांत की, तो हमें किस अवस्था में बालकों का सीखने की प्रवृत्ति कैसा होगा, उसका विकास किस तरह से होगा उस स्तर में, इन सभी चीज़ों को जानते रहेंगे तो उसको हम अच्छी शिक्षण विधि या फिर शिक्षण कार्य, सही दिशा निर्देश हम दे सकते हैं। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। अगर हमें जब पता रहेगा कि किस अवस्था के बालकों में सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, उस स्टेज में उसका विकास किस तरह से होगा, तो हम उसको शिक्षण विधि अपनाने में क्या, हम जो भी शिक्षण विधि अपनाएंगे, उचित शिक्षण विधि अपना के उसको क्या करेंगे, हम उसको शिक्षण में हम सहायता करेंगे। ठीक है, अब आगे है बालकों के वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। हम इससे पहले पढ़े भी थे कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यही है कि बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। ठीक है, इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं दिशा निर्देश में सहायक होकर उसके भविष्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि हम अगर हमको पता रहेगा कि इस अवस्था यानी इस उम्र में, यानी 5 वर्ष के बालक, 6 वर्ष के बालक, 7 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के बालक में जो है किस स्तर तक वो अधिगम कर सकता है, कितना सीख सकता है, शारीरिक विकास उसका कितना होगा, किस क्षमता तक वो चीज़ों को कर सकता है, 6 वर्ष में कितना कर सकता है, 7 वर्ष में कितना कर सकता है। तो अगर पहले से हमको इस चीज़ के बारे में, सिद्धांत के बारे में पता रहेगा, तो हमें 5 वर्ष के बालक का जो है विकास उस स्तर से, उस अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। पहले हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्तर के बालक को जो है शुरुआत में ही पहले हम बोल सकते हैं
कि इस स्तर में जा कर के हमें इस तरह से आप इसको पढ़ाना है, यानी अनुमान लगाना अब संभव हो गया है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के चलते। अब आगे है कि वृद्धि और विकास के सभी दिशाएं अर्थात सभी पहलू या क्षेत्र या आयाम कहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। हम पढ़े भी थे परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसमें विकास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी आपस में संबंधित है। अगर एक जो है आयाम प्रभावित होता है तो बाकी सभी आयाम उससे प्रभावित होता है। अगर शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया बालक का तो उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा, संवेगात्मक विकास भी अवरुद्ध होगा और सामाजिक विकास भी अवरुद्ध होगा। तो ये चीज़ें वृद्धि और विकास के सिद्धांत से हमें पता चलती है। अब है विकास परस्पर संबंधित है। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों के बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कि शिक्षक को पता है कि सभी बालक के सभी जो आयाम है सभी आपस में संबंधित है, तो उस अनुसार हम उसका क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, उसका जो है हम पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे किस स्तर में वो। अगर हम उसका मानसिक विकास सही ढंग से कर पाएंगे तो भाषाई विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा हो पाएगा, संवेग में वो कंट्रोल कर पाएगा, गुस्सा नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है तो क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। आगे हम देखेंगे। अब बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से, अगर बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान अगर रहेगा हमें, तो हम बालक के रुचि के अनुसार अभिवृत्ति, क्षमता इत्यादि के अनुरूप क्या कर सकते हैं, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण, समय सारणी के निर्माण में हमें क्या होता है, सहायता मिलता है। यानी कि अगर हमें पता रहेगा बाल विकास के सिद्धांत, अगर हमें पता रहेगा कि इस स्तर के बालक में इस तरह का विकास होता है, 5 वर्ष के बालक यानी पहला क्लास के बच्चों को जो है मूर्त रूप से सिखाया जाएगा, मतलब प्रिंटिंग के द्वारा, प्रिंटिंग के माध्यम से, यानी उसके किताब में ज़्यादातर चित्र होना चाहिए जिससे वो देख करके सीखे। तो इसके लिए हमें क्या है, यही बाल विकास मदद करता है। उसके रुचि, अभिवृत्ति, क्षमता के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं बाल विकास के सिद्धांत की मदद से या बाल मनोविज्ञान की मदद से। अब है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। अगर हमें बालक के व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी रहेगी तो हम उसके समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि कोई बालक कमज़ोर है तो हमें उसके परिवेश के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके परिवार के बारे में पता करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर हमें पता रहेगा तो उसके सर्वांगीण विकास में हम मदद कर सकते हैं, उसकी समस्या समाधान में हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब आगे है बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई बालक है, उसकी शक्ति, क्षमता, योग्यता अगर अधिक है तो हमें पता रहेगा कि उसकी आनुवंशिकता कैसी है, उसके वातावरण कैसा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस स्तर का बालक, अगर तेज बालक है तो उसके वातावरण, उसके जो है आनुवंशिकता, उसके परिवार के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगर कोई बालक कमज़ोर है तो उसके वातावरण, उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, ये भी हमें पता जो है चल जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के यहाँ पे यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से पालन करने में सहायक करती है। यानी कि क्या बोला यहाँ पे, इतना समझिए, बालक की शक्ति, योग्यता, क्षमता, व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण किस तरह से मदद कर सकता है। ये भी बताए थे कि आनुवंशिकता क्या है, एक बीज है, और वातावरण उसको क्या कर सकते हैं, फलने फूलने में मदद करता है, प्रस्फुटित होने में मदद करता है। तो दोनों चीज़ें क्या होता है, 50-50% योगदान देता है किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में। अब है किस अवस्था में विशेष में बालक के विकास का क्या समान स्तर होना चाहिए। यानी कि 5 वर्ष के बालक में कैसा स्तर होना चाहिए सीखने का, बोलने का, ठीक है, समाज में मतलब घुलने मिलने का। तो इससे क्या हो सकता है, हम उसके विकास में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। ठीक है, अगर हमें पता रहे कि इस स्तर के बालक की सामान्य शक्ति जो है इस तरह से है, ये इसका अधिगम जो है इस स्तर में कहाँ तक हो सकता है, तो हम उसके जो है शिक्षण में उचित जो नियोजन को हम
उचित नियोजन जो है हम अपना सकते हैं, उचित शिक्षण विधि अपना सकते हैं। अब विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे श्रेणी में विभाजित कर सकता है और फिर उसके जो है पढ़ाई का या फिर जो है नियोजन का, समायोजन का व्यवस्था जो है अलग अलग ढंग से कर सकता है, उपयुक्त ढंग से यानी अच्छे रूप से कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए, निम्नलिखित हैं। वो एक है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक में क्या है, बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करता है। आंतरिक कारक निम्न प्रकार का है। जैसे पहला है वंशानुगत कारक यानी हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर क्या है, यहाँ पर देखते हैं। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अगर बालक के मम्मी पापा का रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई कद अच्छा है तो बालक का जो है भी शारीरिक विकास उसका जो है उसी तरह से उसी अनुरूप होगा। ठीक है, अगर बौना है पिताजी माताजी तो बच्चे भी बौना होगा, उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ेगा। अगर जो है क्या है उसका बाल करली है तो किसी बच्चे में भी ऐसा होता है, बाल करली होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वंशानुगत जो है वंशानुगत ऐसा समझ, वंशानुगत वो होता है जो बच्चों माता पिता का जो है जितना भी गुण होता है वो बच्चों में स्थानांतरित होना, यही क्या है वंशानुगत है। यानी पूर्वजों का गुण जो है बच्चों में स्थानांतरित होना वंशानुगत है। ठीक है, तो वंशानुगत भी जो है बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर असर डालता है। ये सब आंतरिक कारक है। एक है शारीरिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले कमज़ोर बीमार होता है वो क्या होता है, उसकी तुलना में जो बालक स्वस्थ होता है वो अच्छे से सीख पाता है, कोई चीज़ अच्छा से समायोजन कर पाता है। लेकिन वहीं पर अगर जो बालक कमज़ोर है, दुबला पतला बीमार है तो वो क्या होता है, उसकी अभिवृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो समाज में घुलना जल्दी से घुलना मिलना, मतलब क्या होता है उसको परेशानी होता है घुलने मिलने में, सीखने में परेशानी होती है, भाषाई विकास में परेशानी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है शारीरिक कारक। अगर बुद्धि को हम क्या कहते हैं, बुद्धि को अधिगम की योग्यता यानी सीखने की योग्यता कहते हैं, समायोजन की योग्यता कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। इस रूप में हम बुद्धि को परिभाषित करते हैं। तो जिस बालक का सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार में, समाज में, विद्यालय में जल्दी समायोजन कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर जिस बालक का बुद्धि कमज़ोर है यानी सीखने की क्षमता धीमी है तो वो जो है क्या होगा, परिवार में, स्कूल में, विद्यालय में दोस्तों के बीच समायोजन करने में क्या होगा, उसको परेशानी होता है। ठीक है, अब आगे है संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों या भावों का इमोशंस यानी संवेगात्मक भावों यानी इमोशंस का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर बालक का जो है इमोशंस का जो है जिस रूप में विकास होगा, अगर इमोशन का विकास अच्छा तरीक़ा से हुआ, चिड़चिड़ा स्वभाव का नहीं रहा तो उसका सामाजिक, मानसिक, नैतिक जो भी विकास है वो अच्छे ढंग से होगा। लेकिन अगर बच्चा गुस्सेल प्रवृत्ति का हो गया, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया तो उसके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित है। तो एक आयाम पर अगर असर पड़ा तो सभी आयाम पर असर पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ये चीज़ें पता है, हमें सिद्धांत से पढ़े हैं कि परस्पर जो है संबंध होता है सभी आयाम में। ठीक है, तो अगर बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, गुस्सेल प्रवृत्ति का है तो उसका जो है मानसिक विकास पहले स्तर पर उसको सोचने समझने की शक्ति, भाषा पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास उसका कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया, इस पर सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, क्रोधित है, भयभीत है, ईर्ष्या है उसमें, तो वो क्या होगा, एक तो संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो गया वो, और जैसे ही संवेगात्मक रूप से वो असंतुलित होगा तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो उसका मानसिक विकास कमज़ोर होगा, मानसिक विकास कमज़ोर होगा तो वो शारीरिक विकास पर असर डालेगा, शारीरिक विकास कमज़ोर होगा तो सामाजिक विकास, भाषाई विकास सभी पर असर डालेगा। ठीक है,
गत्यात्मक विकास पर असर डालेगा। अब है सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर, यानी बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। यानी कि जो बच्चा सामाजिक रूप से संतुलित है, समाज में जो घुलना मिलना जानता है अच्छे से, तो उसका जो है जैसे ही समाज में घुला मिला तो दोस्त बनेगा तो खेलेगा धूपेगा सभी के साथ, तो शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। दोस्तों के साथ बातचीत करेगा, निर्णय लेगा, तो मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी पर जो है उसका असर पड़ेगा और अच्छे ढंग से होगा। लेकिन जिसमें सामाजिक प्रवृत्ति, समाज में घुलने मिलने की क्षमता नहीं होगी, अगर उसमें जो है समाज में घुलने मिलने की प्रवृत्ति क्या होगी, कमज़ोर होगी, तो वो बालक में जो है सभी चीज़ों पर असर डालेगा, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब पर असर डालेगा। ठीक है, तो ये था आंतरिक कारक, एक एक करके हम समझ गए। अब है बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या आएगा देख लीजिए। बाह्य कारक बालकों के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो है आगे देखते हैं यहाँ पर। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। ऐसा समझिए, शॉर्ट में समझिए कि गर्भ में अगर माता पिता का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहा तो बच्चा जो है एक अच्छे ढंग से जन्म लेगा, अच्छा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका मानसिक जो है विकास अच्छे तरीक़ा से हो पाएगा, शारीरिक विकास अच्छे तरीक़ा से हो पाएगा। ठीक है, तो यह है माता के गर्भ के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवेश का असर। यानी अगर माता जो है क्या है नशा, अगर माता जो है कोई अगर ऐसी माता होती है जो अगर नशा करती है, ठीक है, तो बच्चों में वो उसका असर पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान बच्चों का जो है सही पालन पोषण करना जरूरी रहता है, सही खान पान, सही जगह घूमना, सही जगह रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके विकास पर असर डालती है। ठीक है, क्या बोला जाता है, गर्भावस्था में भी बच्चा का विकास शुरू होता है, उसमें भी बच्चा के जन्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन गर्भ में ही उदाहरण है अभिमन्यु का सुने होंगे कि गर्भ में ही वो जो है क्या था, वो सीख गया था कि किस तरह से चक्रव्यूह को पार करना है। तो ये चीज़ें भी है कि ये बच्चों को गर्भ में जो है स्वास्थ्य और माता का स्वास्थ्य और परिवेश जो है असर डालता है। ठीक है, इसीलिए बोलता है माता को अच्छे अच्छे जगह जाना है घूमने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, इससे बच्चों पर के विकास पर क्या होता है असर पड़ता है। जीवन की घटनाएं, अगर जीवन में क्या होता है, जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर भी असर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, उसके परिवार में जो है उसका पारिवारिक माहौल खुशीपूर्ण है, परिवार में जो है मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता है, तो बच्चों पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर चिड़चिड़ा स्वभाव रहा परिवार का, माता पिता में झगड़ा होता रहेगा, पड़ोस में क्या होगा प्रतिदिन जो झगड़ा होगा, तो इससे क्या होगा बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे बच्चे का माता पिता अगर बचपन में छोड़ दिया तो उस पर क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवन की ये घटनाएं हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में सर्वांगीण विकास पर जो है असर पड़ता है, प्रभावित करते हैं। भौतिक वातावरण, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किस लोगों के साथ रह रहा है, यह सबका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव यानी कि खाने पीने की कमी, रहने की कमी, इन सारी चीज़ें भी भौतिक वातावरण यानी कि ये भी बच्चों के विकास पर असर डालती है। ठीक है, अब है आगे सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक का जो है समाज में किसी स्थिति है, अगर अच्छी स्थिति है, अच्छा परिवेश है, तो बालक का विकास अच्छा होगा। उसकी संस्कृति अच्छी है, उसका जो है विद्यालय अच्छा है, तो इससे क्या होगा, तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। बच्चों को अच्छा विद्यालय मिलता है। सामाजिक आर्थिक, अगर बच्चा आर्थिक रूप से अच्छा है, उसका माता पिता अच्छा है, कमाता है, तो क्या होगा बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा, तो इससे बच्चों में विकास क्या होगा अच्छा होगा। लेकिन वहीं पर एक बच्चा जिसका जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसका जो है क्या होगा अच्छा विद्यालय नहीं मिल पाएगा, समाज में अच्छा स्थान नहीं रहता है, तो इससे क्या होता है उसका जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी कमज़ोर होता है। संपूर्ण जो है आयाम है उस पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर वही चीज़ है, बालक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन वहीं पर जैसे अगर निर्धन बालक है, गरीब बालक है, तो उसको अच्छा विद्यालय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने में इत्यादि में अवसर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता है। इसके कारण उसका विकास
संतुलित नहीं हो पाता है। ठीक है, वहीं शहर के अमीर बच्चों को गाँव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उसका मानसिक एवं सामाजिक विकास जो है अधिक होता है, अच्छा ढंग से होता है। ठीक है, अब है बाल मनोविज्ञान, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, लास्ट ही है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, बालकों के जो है व्यवहार, स्थिति, समस्या, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है हम बालकों के जो इसके अंतर्गत क्या था, बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या, क्षमता, रुचि, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी बाल्यावस्था नहीं, यहाँ पे किशोरावस्था तक होगा, यानी परिपक्व होने तक। इसके अंतर्गत हम जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन करते हैं। यह शिक्षक को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों को सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसलिए बाल मनोविज्ञान को अध्ययन शिक्षकों के लिए जरूरी है। करो के अनुसार है बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये करो का कथन है, इससे पहले भी देखे थे। थॉमसन का कथन है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन का कहना है कि बाल मनोविज्ञान एक क्या है, नई दिशा देता है, एक नया संकेत देता है। अगर उस नई दिशा के अनुसार हम बच्चों का उचित समय पर उचित ढंग से विकास करें तो हर बच्चा सफल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या है, बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए, अधिगम से इसका क्या संबंध है जानकारी होनी चाहिए, तो भी हम बच्चों का जो है तभी बच्चों का हम अच्छे से एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व यानी यूनिटी एंड यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उसको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी बाल मनोविज्ञान की जानकारी अगर हमें हो जाए तो बच्चों को शिक्षित करने की कौन सी विधि अपनाएं, पढ़ाई का जो है कैसा जो है मतलब कैसा TLM का उपयोग करें, कैसा विधि उपयोग करें, इन सारी चीज़ों बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से क्लियर हो जाता है कि हमें पता है किस स्तर में बालकों का विकास किस तरह से होगा, उस अनुसार हम अपने शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। ठीक है, बालकों का व्यक्तिगत विकास कैसा होता है, व्यक्तित्व विकास कैसा होता है, ये चीज़ें हमें पता चलती है बाल मनोविज्ञान से। अब है लास्ट है बच्चों को समय समय पर निर्देशन डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देश के द्वारा बालकों को उनके रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में क्या करती है, बताता है, इसीलिए बालकों के आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम बालकों के व्यवहार के बारे में पता चलेगा और बालकों के व्यवहार के बारे में पता चलेगा और उसके बाद जो है विद्यालय एवं घर के वातावरण उसके अनुरूप हम बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट है बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दे सकते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है कि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सके, सही विधि उपयोग कर सके। ठीक है, सही निर्देशन दे सके सर्वांगीण विकास में मदद करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 का क्वेश्चन एक साथ हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।